जय गणेश जी। कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी। मैं और आप मिलकर ये ज्योतिष सीखने के क्रम में कुछ आपस में चर्चा करते हैं। इसी चर्चा के क्रम में हम आपको आज नक्षत्रों से राशियां किस प्रकार से बनती हैं उसके बारे में बताएंगे या उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले भारतीय ज्योतिष में या फलित ज्योतिष में या वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों का ही महत्व था और नक्षत्रों से ही सारी चीजें देखी जाती थीं। राशियां यहां पर नहीं होती थीं, राशियां नहीं होती थीं, परंतु परवर्ती काल में राशियों का निर्माण किया गया और हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि राशियां किन नक्षत्रों से मिलकर बन रही हैं और उनकी आकृति आकाश में किस प्रकार की दिख रही है। उसी प्रकार की उन्होंने उस आकृति को बनाया और राशियों का निर्माण किया। यानी कि राशि का अर्थ क्या हुआ? राशि का अर्थ हुआ ढेर, यानी कि संग्रह। यानी एक जगह जब बहुत सारी चीजें उपस्थित हो जाती हैं तब उनको हम क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। तो ये राशियां 2.25 नक्षत्रों के जुड़ने से बनी हैं। कैसे बनी हैं? 2.25 नक्षत्रों के जुड़ने से ये राशियां बनी हैं। और ये राशियां कैसे कैसे चलती हैं, क्या होता है? मूलतः भारतीय ज्योतिष में 28 नक्षत्र थे। कितने नक्षत्र थे? 28 नक्षत्र थे। लेकिन फिर उनको 27 नक्षत्र, उनको देखा गया कि एक नक्षत्र अविजित नक्षत्र जो उस वृत्त से थोड़ा दूर था, इसलिए उस अविजित नक्षत्र को राशियों से अलग कर दिया गया और अब 27 नक्षत्रों को राशियों में जोड़ा गया। प्रत्येक राशि का एक राशिपति होता है, प्रत्येक नक्षत्र का एक नक्षत्रपति होता है। तो 2.25 नक्षत्र यानी कि 3 ग्रह के गुण और राशिपति का गुण, ये सारे की सारी चीजें उस जातक में या उस राशि में दिखाई देती हैं या उनका प्रभाव होता है। ऐसी स्थितियों में आपको मैं बता दूं कि जो एक राशि बनती है वो 9 चरणों के मिलने से बनती है। और एक नक्षत्र के कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। 4 चरण और 4 चरण और फिर एक चरण के मिलने से राशि बनती है। नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं और राशियों के 9 चरण होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 2.25 नक्षत्रों के मिलने से या जुड़ने से एक राशि का निर्माण होता है। इस तरीके से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि 27 नक्षत्र कौन कौन से हैं हमारे यहां और उनके नाम क्या हैं। इसके पश्चात कौन कौन से नक्षत्र से मिलकर वो राशि बनी है और उन नक्षत्र के नक्षत्रपति कौन है, राशि का राशिपति कौन है और किस तरीके से उस राशि पर उनका प्रभाव होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि हमारे यहां जो 27 नक्षत्र हैं वो कौन कौन से नक्षत्र हैं। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो नक्षत्र आता है वो है अश्वनी, फिर है भरणी, फिर है कृत्तिका, फिर है रोहिणी, फिर है मृगशिरा, फिर है आद्रा, आद्रा के बाद पुनर्वस, पुनर्वस के बाद पुख, पुख के बाद अश्लेखा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वा आषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतरीखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये कुल मिला के कितने हुए? 27 नक्षत्र हुए। इन 27 नक्षत्रों से मिलकर ही राशियों का निर्माण होता है।
अब ये थोड़ा मैंने यहां जल्दी कर दिया, इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर दिया कि ये नक्षत्र अभी हम आपको डिटेल से समझाने वाले हैं और नक्षत्र के नक्षत्र पतियों को भी डिटेल से समझाएंगे। अभिजित नक्षत्र जो हमारा 28वां नक्षत्र था, वो चूंकि व्रत के बाहर था, इसलिए उसको हमारे ऋषियों मुनियों ने इस नक्षत्र की श्रृंखला से अलग कर दिया और 27 नक्षत्रों से ही राशियों का निर्माण किया। तो आप जान लीजिए कि 28वां नक्षत्र कौन सा था? अभिजित। कौन सा? अभिजित नक्षत्र उसका नाम है। बाकी 27 नक्षत्र के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम लोग सीधे चलते हैं कि प्रत्येक राशि जो है वो 9 चरणों के मिलने से बनती है। उसमें 9 चरण किस किस तरीके से आते हैं और उसमें कौन कौन से 2.25 नक्षत्र मिलते हैं जिनके मिलने से वो राशि बनती है। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेष राशि। मेष राशि में अश्वनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण, और जब ये 4 चरण अश्वनी के हो गए, 4 चरण भरणी के हो गए, तो कृत्तिका का हमने 1 चरण लिया। कितना लिया? 1 चरण लिया। तो कितने हो गए? ये 2.25 नक्षत्र हो गए। अभी हमने आपको बताया था पूरा नक्षत्र अश्वनी ले लिया, पूरा भरणी ले लिया और 1 चरण, यानी कि एक नक्षत्र के कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो 4 में यदि 100% होता है तो 50% कितने में होगा? 2 में होगा, और 50% 2 में होगा तो 25% कितना में होगा? 1 में होगा। तो 1 चरण हमने यहां कृत्तिका का ले लिया। तो अब टोटल चरण कितने हो गए? 9 चरण हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक राशि का जो निर्माण होता है वो 2.25 नक्षत्रों के मिलने से या जुड़ने से होता है। ठीक है, तो मेष राशि में अश्वनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृत्तिका का 1 चरण। ठीक है, मेष राशि के राशिपति किसको बनाया गया है? तो मेष राशि के राशिपति हैं मंगल। कौन है? मंगल। और अश्वनी नक्षत्र के नक्षत्रपति होते हैं केतु, भरणी नक्षत्र के नक्षत्रपति होते हैं शुक्र और कृत्तिका नक्षत्र के नक्षत्रपति होते हैं सूर्य। तो मेष राशि के जातकों में केतु, शुक्र, सूर्य और मंगल के गुण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि अरे सर, इनमें मंगल चूंकि राशिपति है तो मंगल के प्रभाव तो उतने दिख नहीं रहे हैं, अन्य ग्रहों के प्रभाव ज्यादा दिख रहे हैं। तो उसका कारण यही है कि नक्षत्र अपना प्रभाव देते हैं। नक्षत्र चूंकि केतु का है, शुक्र का है, सूर्य का है, तो केतु का भी नक्षत्र, केतु की भी चीजें आएंगी, शुक्र की भी आएंगी और सूर्य की भी आएंगी। हां, एक चीज और आपको बता दें, ज्योतिष में जहां पर भी केतु के साथ कोई अन्य ग्रह बैठा होता है तो केतु उसके बल में 10 गुनी वृद्धि कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? 10 गुनी वृद्धि कर देते हैं। तो यहां केतु का पूरा नक्षत्र आया है और सूर्य के नक्षत्र का 1 चरण आया है, लेकिन फिर भी केतु क्या करते हैं? सूर्य के नक्षत्र का जो बल है वो बढ़ा देते हैं। उसका बल जब बढ़ जाता है तो उसमें सूर्य के प्रभाव भी दिखाई देने लगते हैं, या ज्यादातर सूर्य के प्रभाव दिखने लग जाते हैं। सूर्य और मंगल के प्रभाव के कारण शुक्र का प्रभाव थोड़ा दबा हुआ होता है, जो हमें कम दिखाई देता है। जब हम राशियों के बारे में पढ़ाएंगे तब आपको विस्तार से पढ़ाएंगे कि कौन सा गुण, कौन सा व्यक्तित्व या कौन सी विशेषता किस ग्रह के माध्यम से आ रही है। ठीक है, क्लियर? चलिए अब चलते हैं हम लोग वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि हमारी दूसरे नंबर की राशि है और इसे 2 नंबर से ही डिनोट किया जाता है। मेष को किससे डिनोट किया जाता है? मेष को किससे डिनोट किया जाता है? 1 नंबर से डिनोट किया जाता है। अब मेष राशि में एक और चीज जानने की आवश्यकता है कि इसमें सूर्य उच्च के होते हैं।
उच्च और नीच के ग्रह जब हम आपको बताएंगे तब हम आपको बताएंगे कि डिग्रियां उसकी कितनी होती हैं, क्या होता है, पूरा विस्तार से चलेंगे। लेकिन मोटा मोटा आप जान लीजिए कि सूर्य इस राशि में उच्च के होते हैं और शनि इस राशि में नीच के होते हैं। यानी शनि को यहां अच्छा नहीं लगता है और सूर्य को यहां पर बहुत अच्छा लगता है। तो सूर्य के गुण यहां पर बढ़ जाते हैं और सूर्य के गुण जब बढ़ जाते हैं तब इसका प्रभाव मंगल के साथ साथ सूर्य का भी प्रभाव दिखने लग जाता है। जहां सेनापति का प्रभाव है वहां पर राजा का भी प्रभाव दिखना प्रारंभ हो जाता है। अब हम चलते हैं अपनी अगली राशि की ओर, जो है वृषभ। वृषभ राशि भी 2.25 नक्षत्रों के मिलने से बनती है। इसके भी 9 चरण होते हैं। तो पहले राशि में हमने कृत्तिका का 1 चरण ले लिया था, इसलिए अब कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण बचे हुए हैं। तो कृत्तिका के 3 चरण हम वृषभ राशि में या वृष राशि में ले लेते हैं और इसका अगला नक्षत्र है रोहिणी। रोहिणी के हम 4 चरण ले लेते हैं और अगला नक्षत्र है इसका मृगशिरा। यानी पहला नक्षत्र जो हम लेते हैं वो कृत्तिका, उसके 3 चरण लेते हैं। दूसरा नक्षत्र लेते हैं रोहिणी, जिसके हम 4 चरण लेते हैं और तीसरा मृगशिरा नक्षत्र के हम 2 चरण लेते हैं। और वृषभ राशि आप लोग जानते ही हैं कि वृषभ राशि के जो राशिपति हैं वो हैं शुक्र। कौन है? शुक्र। और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। यानी कि चंद्रमा का, चूंकि चंद्रमा का एक नक्षत्र भी है, चंद्रमा यहां उच्च के भी होते हैं, तो चंद्रमा का प्रभाव यहां पर कुछ ज्यादा देखने को मिलता है। मंगल का प्रभाव थोड़ा कम देखने को मिलता है। चलिए देख लेते हैं इन नक्षत्रों के नक्षत्रपति कौन हैं। तो कृत्तिका के नक्षत्रपति हैं सूर्य, रोहिणी के नक्षत्रपति हैं चंद्रमा और मृगशिरा के नक्षत्रपति हैं मंगल। और शुक्र इसके राशिपति हैं। चंद्रमा यहां पर उच्च के होते हैं, तो यहां पर चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है वनस्पत मंगल के। चूंकि मंगल का प्रभाव जो है 2 चरण यहां पर हमने मृगशिरा के लिए हैं, तो 2 चरण जो आए हैं वो उसको पराक्रमी तो जबरदस्त बनाते हैं, लेकिन उसमें उग्रता प्रदान नहीं करते हैं, वो उग्र नहीं होता है। तो वृषभ राशि में कौन कौन से ग्रहों के लक्षण आ जाते हैं? सूर्य के आ जाते हैं, चंद्रमा के आ जाते हैं, मंगल के आ जाते हैं और शुक्र के आ जाते हैं। 4 ग्रहों के इसमें गुण, विशेषताएं, अवस्थितियां मिल जाती हैं। इसी संग्रह को क्या कहते हैं? वृषभ राशि। यानी कि हमने आपको बताया था बहुत सारी चीजें जब एक साथ मिल जाती हैं तब राशि बनती है। तो यही वो राशि है जिसे हम कहते हैं वृषभ राशि। और वृषभ राशि के जातक क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या इनका स्वभाव होगा, आगे जब राशियां पढ़ाएंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगली राशि जिसे हम कहते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि को 3 नंबर से डिनोट किया जाता है, 3 नंबर से बताया जाता है और वृषभ को 2 नंबर से बताया जाता है। मिथुन को 3 नंबर से बताया जाता है। कुंडली में कहीं पर भी 3 नंबर लिखा हो, समझ लीजिए वहां पर कौन सी राशि होगी? मिथुन राशि होगी। तो मिथुन राशि किन किन नक्षत्रों से मिलकर बनेगी इसको हम लोग देख लेते हैं। मिथुन राशि में चूंकि मृगशिरा के वहां 2 चरण हमने ले लिए थे तो 2 चरण बच गए, तो मृगशिरा के यहां पर हम 2 चरण लेंगे, आद्रा के हम यहां पर 4 चरण लेंगे और पुनर्वसु के 3 चरण लेंगे। और इस राशि के राशिपति कौन है? बुध। कौन है राशिपति? बुध हैं इस राशि के राशिपति। ठीक है। तो मिथुन में मृगशिरा यानी मंगल, आद्रा यानी राहु, मृगशिरा नक्षत्र के नक्षत्रपति हैं मंगल, आद्रा नक्षत्र के नक्षत्रपति हैं राहु और पुनर्वस नक्षत्र के नक्षत्रपति हैं गुरु। इन तीनों
ग्रहों के अतिरिक्त बुध का भी प्रभाव इन पर देखने को मिलता है। और इस राशि में राहु चूंकि उच्च के हो जाते हैं, राहु बढ़ जाते हैं, तो राहु इनका एक नक्षत्र भी है, राहु यहां अच्छा महसूस करते हैं राहु। तो ये मिथुन राशि वाले जातक मायावी भी कहीं ना कहीं होते हैं, माया भी करते हैं। और इनकी क्या क्या स्थितियां और होती हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम जब राशि पढ़ाएंगे तब करेंगे। यहां पर राहु उच्च के होते हैं, लेकिन केतु क्या होते हैं, यहां नीच के हो जाते हैं। चलिए, यहां उच्च और नीच के ग्रह नहीं, उच्च और नीच के हम देखेंगे। यहां पर सीधे चलते हैं कर्क राशि। चौथे नंबर की जो राशि है वो है कर्क राशि, जिसे हम 4 नंबर से डिनोट करते हैं या बताते हैं कि 4 नंबर जहां पर लिखा हो कुंडली में, जहां पर भी किसी भी खाने में यदि 4 नंबर लिखा होगा तो उस खाने में या उस घर में जो राशि होगी वो कौन सी राशि होगी, कर्क राशि होगी, कर्क राशि मानी जाएगी। तो कर्क राशि भी 2.25 नक्षत्रों के जुड़ने से बनती है। वो कौन कौन से नक्षत्र हैं चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो पुनर्वसु के हमने 3 चरण ले लिए थे, तो एक चरण अभी पुनर्वसु का बचा हुआ है। पुनर्वसु के बाद फिर दूसरा आता है नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, जो कि बड़ा शुभ माना जाता है, पुष्य नक्षत्र। और इसके हमने 4 चरण इसमें लिए हैं, 4 चरण। और अश्लेषा के 4 चरण, एक चरण हमने पुनर्वसु का ले लिया, तो 4 चरण इसके, 4 चरण इसके, कुल मिला के हुए 9 चरण। और 9 चरण के मिलने के बाद ये राशि का निर्माण होता है। इसके राशिपति हैं चंद्रमा, इसके राशिपति कौन है, चंद्रमा। और यहां पर गुरु उच्च के होते हैं, गुरु यानी बृहस्पति, बृहस्पति इस राशि में उच्च के होते हैं, जबकि मंगल यहां पर नीच के होते हैं। मंगल क्या होते हैं, नीच के होते हैं। तो नक्षत्र स्वामी हम लोग देख लेते हैं। पुनर्वसु के गुरु है नक्षत्र स्वामी, पुष्य के शनि है नक्षत्र स्वामी, और अश्लेषा के बुध है नक्षत्र स्वामी। चंद्रमा इस राशि का राशिपति है, गुरु उच्च के होते हैं, मंगल नीच के होते हैं। तो बाकी सारी चीजें तो इनमें अच्छी हैं, लेकिन मंगल नीच के होते हैं, इसलिए पराक्रम की स्थिति इनकी कम होती है। थोड़े व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। ये वैसे तो ये सबसे महान राशियों में गिना जाता है, इनको पराक्रमी भी कहीं ना कहीं देखा जाता है, लेकिन पराक्रम, वैसा पराक्रम जो मंगल वाली स्थितियां होती हैं, वैसा पराक्रम यहां देखने को नहीं मिलता। यहां पर जो मनुष्य होते हैं वो कहीं ना कहीं आलसी होते हैं, लेकिन इस राशि और लग्न में पैदा हुए जातक महापुरुष होते हैं। वो अपने ग्रह नक्षत्रों से ऊपर उठ जाते हैं। जब ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है तब तो वो थोड़ा आलसी होते हैं, लेकिन जब ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को तोड़कर वो अपने आप को उससे ऊपर लेके चले जाते हैं, महापुरुष हो जाते हैं। यहां हम जिन जातकों या व्यक्तियों की बात कर रहे हैं तो वो महापुरुषों नहीं, पुरुषों की बात कर रहे हैं, मनुष्यों की बात कर रहे हैं। लेकिन ये राशि ऐसी है कि जिसमें कहीं ना कहीं इन ग्रहों से लोग ऊपर चले जाते हैं और अब महापुरुष इस राशि में जन्म लेते हैं। चलिए, इसकी विस्तार से चर्चा हम राशियों में करेंगे। आगे चलते हैं। अगली राशि है हमारी सिंह राशि, जिसे हम 5 नंबर से डिनोट करते हैं। जहां पर भी कुंडली में 5 नंबर हो वहां समझ लीजिए सिंह राशि है। और सिंह राशि में क्योंकि वहां अश्लेषा में 4 ले लिए थे हमने, अब यहां नया मघा नक्षत्र आएगा। मघा के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण इसमें लिया जाता है। और इसके राशिपति हैं सूर्य। क्योंकि ये राजा की राशि है, इसलिए ना तो कोई यहां उच्च होता है और ना नीच होता है, सभी लोग राजा से नीचे ही होते हैं।
इसके बारे में विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे। सीधे चलते हैं इन नक्षत्रों के नक्षत्रपतियों पर। इनके नक्षत्रपति हैं मघा के होते हैं केतु, पूर्वा फाल्गुनी के शुक्र और उत्तरा फाल्गुनी के सूर्य नक्षत्रपति होते हैं, और इस राशि के राशिपति भी सूर्य ही होते हैं। इसके बारे में विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। चलिए अगली राशि की ओर चलते हैं। अगली राशि है कन्या राशि। कौन सी राशि? कन्या राशि। कन्या राशि भी 2.25 नक्षत्रों के मिलने से बनती है। उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण हमने सिंह में ले लिया था, बाकी बचे 3 चरण हम यहां पर कन्या में ले लेते हैं। तो उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, हस्त के 4 चरण और चित्रा के 2 चरण इसमें हम ले लेते हैं। तो ये 4, 3, 7, 2, 9 हो जाते हैं, और 9 चरण के मिलने से ही राशि बनती है। इस तरीके से ये राशि बनती है। इसमें जो नक्षत्रपति हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। उत्तरा फाल्गुनी के हैं सूर्य, हस्त के हैं चंद्रमा और चित्रा के हैं मंगल। यहां पर बुध अपनी उच्च राशि में होते हैं और शुक्र अपनी नीच राशि में होते हैं, यानी शुक्र का प्रभाव थोड़ा सा कम होता है, यहां बुध का ही प्रभाव अधिकतर दिखाई देता है। ठीक है, चलिए इस राशि पे अगली राशि की तरफ चलते हैं, जो है तुला। तुला में चूंकि हमने वहां चित्रा में 2 चरण ले लिए थे, इसलिए चित्रा के यहां 2 चरण, स्वाति के 4 चरण और विशाखा के 3 चरण इस राशि में लिए जाते हैं, और इसके राशिपति होते हैं शुक्र। इसमें शनि उच्च के होते हैं और सूर्य इसमें नीच के होते हैं। सूर्य को यहां बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जब हम पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे क्यों अच्छा नहीं लगता है, और शनि को यहां क्यों अच्छा लगता है इसकी चर्चा भी करेंगे। चलिए तुला राशि में चूंकि चित्रा नक्षत्र है, तो चित्रा नक्षत्र के नक्षत्रपति हैं मंगल, स्वाति के नक्षत्रपति हैं राहु और विशाखा के नक्षत्रपति हैं गुरु। तो इसमें तुला में मंगल, राहु, गुरु और शुक्र, इन सारे ग्रहों की आपको स्थितियां देखने को मिल जाती हैं, गुण देखने को मिल जाते हैं, व्यक्तित्व देखने को मिल जाते हैं, और कहीं ना कहीं शनि भी इसको थोड़ा सा प्रभावित करते हैं। अगली हमारी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि भी 2.25 नक्षत्रों के जुड़ने से बनती है, और वृश्चिक राशि में पहला नक्षत्र जो हम लेते हैं विशाखा नक्षत्र का, वहां पर 3 चरण हमने ले लिए थे, तो 1 चरण बच गया था। तो विशाखा का 1 चरण, अनुराधा के 4 चरण और ज्येष्ठा के 4 चरण मिलकर बनते हैं 9 चरण, और इन्हीं 9 चरणों से मिलकर ये राशि बनती है, और इसके राशिपति हैं मंगल। कौन है राशिपति इसके? मंगल इसके राशिपति हैं। इसमें उच्च का कोई नहीं होता है क्योंकि ये सेनापति की राशि है, लेकिन हां इसमें चंद्रमा नीच के होते हैं, यानी मां जब अपने बच्चे के घर पे जाती है तो वो बहुत सहज महसूस नहीं करती है। चलिए ये सारे गुण इस वृश्चिक राशि वालों में दिखाई देते हैं, यानी कि गुरु के भी, शनि के भी और बुध के भी और मंगल के भी 4 ग्रहों का यहां पर संगम हो रहा है, तो उनका वो गुण दिखाई देते हैं। अगली राशि है धनु, जिसे हम कैसे 9 नंबर से डिनोट करते हैं, 9 नंबर से डिनोट करते हैं, और कुंडली में जहां पर भी 9 नंबर लिखा हो समझ लीजिए वहां पर राशि धनु है। ठीक है, धनु है। तो धनु में भी 2.25 नक्षत्रों के जुड़ने से बनती है ये धनु राशि, और इसमें कौन कौन से नक्षत्र होते हैं? इसमें मूल के 4 चरण होते हैं, मूल नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, पूर्वा आषाढ़ा के 4 चरण होते हैं, और उत्तरा आषाढ़ा का 1 चरण होता है इसमें। ठीक है ना। चलिए तो इस राशि में भी 2.25 नक्षत्र हैं। मूल नक्षत्र के नक्षत्रपति हैं केतु, पूर्वा आषाढ़ा के नक्षत्रपति हैं शुक्र, और उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र के नक्षत्रपति हैं सूर्य, और इस राशि के राशिपति हैं केतु। इस राशि के राशिपति हैं बृहस्पति,
और चूंकि ये गुरु की राशि है तो ये महान तो वैसे ही होती है, लेकिन यहां पर उच्च का कौन होता है? यहां केतु उच्च के होते हैं और राहु नीच के होते हैं। तो केतु से लेके, बृहस्पति से लेके, सूर्य से लेके, शुक्र से लेके सारे लोगों का प्रभाव यहां पर हमें देखने को मिल जाता है। चलिए अगली राशि हमारी है मकर राशि, जिसे हम किससे? 10 नंबर से डिनोट करते हैं या 10 के अंक से डिनोट करते हैं। मकर राशि भी 2.25 नक्षत्रों के मिलने से बनती है। वो 2.25 नक्षत्र कौन से हैं? आइए देख लेते हैं। पहले तो उत्तरा आषाढ़ा के एक चरण हमने वहां ले लिया था, 3 चरण यहां बच गए थे। तो उत्तरा आषाढ़ा के मकर राशि में उत्तरा आषाढ़ा के 3 चरण, श्रवण के 4 चरण और धनिष्ठा के 4 चरण, धनिष्ठा के 2 चरण। अब इस राशि के जो राशिपति हैं वो हैं शनि, और शनि के घर में मंगल उच्च के होते हैं और गुरु नीच के होते हैं। ये हम सारी चीजें डिटेल आपको बाद में बताएंगे। यहां सीधे देखते हैं कि उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र के नक्षत्रपति हैं सूर्य, श्रवण के हैं चंद्रमा, धनिष्ठा के हैं मंगल। तो इस जातक पर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि, इन सारे लोगों का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगली राशि कुंभ राशि की ओर, और इसे 11 या 11 से इसे डिनोट किया जाता है। जहां पर भी कुंडली में 11 का अंक लिखा हो वहां पर आप मान लेंगे कि ये कुंभ राशि है, और कुंभ राशि भी 2.25 नक्षत्रों के जुड़ने से बनती है। कुंभ राशि में धनिष्ठा के वहां 2 हमने चरण ले लिए थे, तो यहां पर धनिष्ठा के 2 चरण, शतरिखा के 4 चरण और पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण, 4, 3, 7, 2, 9, इस तरीके से 9 चरणों के मिलने से ये राशि कुंभ राशि बनती है। और इसके राशिपति भी शनि महाराज हैं। मकर और कुंभ दोनों के राशिपति शनि महाराज हैं। यहां ना कोई ग्रह उच्च का होता है और ना नीच का होता है। कुंभ राशि के जातकों के ऊपर मंगल, राहु, गुरु और शनि 4 ग्रहों का प्रभाव उनके ऊपर दिखाई देता है। चलिए हमारी अगली जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि में भी 2.25 नक्षत्रों से मिलकर बनी होती है, और इन 2.25 नक्षत्रों में पहला नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण हमने वहां ले लिए थे, 1 चरण हम यहां लेंगे। फिर है उत्तरा भाद्रपद जिसके 4 चरण हम लेंगे, और तीसरा है इसमें रेवती। रेवती के भी 4 चरण हैं, चारों इसमें ले लेंगे तो 4, 4, 8 और 1, 9 से मिलकर एक राशि का निर्माण होता है। और इसके राशिपति कौन है? बुध हैं। इसके राशिपति कौन है? बुध हैं। तो मीन राशि के जातक, इस राशि के राशिपति हैं गुरु, बृहस्पति। जो बुध हमने निकल गया मुंह से। इस राशि के राशिपति हैं बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। और यहां पर शुक्र उच्च के होते हैं और बुध नीच के होते हैं। बुध यहां पर नीच के हो जाते हैं क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के नक्षत्रपति हैं गुरु, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के नक्षत्रपति हैं गुरु, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के नक्षत्रपति हैं शनि, रेवती नक्षत्र के नक्षत्रपति हैं बुध। तो इस राशि के जातकों में गुरु, शनि, बुध और शुक्र के गुण आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि इस राशि के जातकों में जहां गुरु का ज्ञान होता है वहां दूसरे गुरु शुक्र की मस्ती होती है। तो गुरु के ज्ञान के साथ मस्ती यहां पर जुड़ी हुई होती है। तो ये जातक संगीत में बहुत अच्छा कार्य करते हैं और संगीत से ये जुड़े हुए रहते हैं। ये तो हुए
नक्षत्रों से कैसे राशियां बनती हैं, यह हमने आपको डिटेल समझा दिया। यह आपको जानना बहुत आवश्यक है। यदि आप ये नहीं जानेंगे तो ज्योतिष में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए इन सारी चीजों को याद रखना पड़ेगा और किस तरीके से, किस राशि से, किस ग्रह से कौन सी राशि जुड़ी और कैसे बनी, इसका प्रभाव क्या होगा, ये सारा विस्तार से हम बाद में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इस वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं। आगे हम पुनः आपसे मिलेंगे। हाँ, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए और उसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। जय गणेश जी, धन्यवाद।